हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लास्ट के टॉपिक्स में हमने आपको पढ़ाया लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री के बारे में हमने आपको पढ़ाया, मोल कॉन्सेप्ट हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया, कुछ सवाल भी कराए थे और मैंने आपको बोला था जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लेंगे तो एक साथ हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लाने जा रहे हैं 2 वीडियोस लाएंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। एक तो ये वीडियो, एक इसके बाद और वीडियो आएगा मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्रिक, जो सब कुछ पढ़ा चुके हैं उन सभी के सवाल आपके यहाँ पर होंगे, खासकर किसके, मोल कॉन्सेप्ट के, स्टोइकियोमेट्रिक के और लिमिटिंग रिएजेंट के, ठीक है ना। तो इस पे बेस सवाल अब आने जा रहे हैं। बट अगर अभी तक आपके सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, इवन आपका अगर चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर नहीं है तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। देखिए वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे, वहाँ आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करना है तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन होके आ जाएगी। बहुत सारे लेक्चर्स इसके हम कर चुके हैं बेटा, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है ना, ऑब्वियसली। और यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीख के आगे जाना है, ठीक। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स का भी सिलेबस आपको इस चैनल पे बच्चों अवेलेबल हो जाएगा। पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ से आपको पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों को लिंक नहीं मिलता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171। पिन कमेंट चेक करिए, लिंक नहीं मिलता है तभी व्हाट्सअप करें, ऐसे व्हाट्सअप मत करिए, ठीक है। बहुत सारे व्हाट्सअप आने लगते हैं। सुनो ध्यान से, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.23, 1.26, 1.268, 1.33 ये सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बताया था, पता है कभी कभी एनसीईआरटी अपने क्वेश्चंस कराते टाइम और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अपने क्वेश्चंस कराते टाइम बहुत सारी बातें डिस्कस करता है, तो वो भी शायद यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया कि कराऊंगा क्या इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1.4। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। अब सुनो, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जब इसने पूछ लिया आपसे अमाउंट, अब देखो अमाउंट आप कैसे बता सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, भाई अमाउंट बताने के लिए जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताने के लिए जो आपका एसआई यूनिट है वो क्या है, मोल है। यानी कि अमाउंट में आप क्या बता सकते हो, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकते हो, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, या आप क्या चाहो, आप चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी बता सकते हो। और वैसे तो हमें पता है अगर हम मोल्स में आ जाएंगे, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स बता पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के तो हम मास भी बता सकते हैं, क्योंकि मोल से मास का कन्वर्जन करना हम लोग को आता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए पार्ट 1। अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान दें। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, और पार्ट 1 में बोल रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पार्ट 1 देखिए जरा, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अब देखो कार्बन को जब आप एयर में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, बहुत ही इजी रिएक्शन होता है इसका, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से ये गैस होगा, कार्बन यहाँ सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये लीजिए ये रिएक्शन है, ठीक है। जी का मतलब गैस, एस का मतलब सॉलिड। अब ध्यान से चेक करो क्या ये बैलेंस है, ऑब्वियसली ये एक बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन 2 एटम, कार्बन 1 एटम, ठीक है। तो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक से आपको क्या नॉलेज मिलती है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको क्या नॉलेज मिलती है। सुनो भाई, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला टॉपिक नहीं पढ़ के आए हो ना, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पढ़ के आओ, डायरेक्ट करने की कोशिश मत करो, पहले उसको पढ़ के आओ, पिन कमेंट चेक करो, ठीक है ना। सुनो अब देखो यहाँ पे कार्बन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 1 है। सबसे पहले चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, हाँ बैलेंस है, ठीक है ना। तो यानी कि हमें यहाँ क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद व्हाट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक की हमारी इंफॉर्मेशन है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, एक काम कर लो, अपनी समझ के लिए यहाँ पे मोलर मास भी लिख लो। कार्बन का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का मोलर मास होगा आपका कितना, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12, ठीक है। तो 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं मोलर मास निकालना, आपको सिखाया है लास्ट क्लासेस में, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 2 32, ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन हो गया कितना, 16 2 32 + 12 44 ग्राम। यानी कि अगर हम आपको बोलें 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को मास में चेंज करो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन, और 1 मोल कार्बन का मतलब 12 ग्राम
कार्बन। अब यहाँ पे क्या बोला है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, मतलब जब 1 मोल ऑफ कार्बन को एयर में बर्न करते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अरे भाई दिख तो रहा है यहाँ से, देखो यहीं से पता चल रहा है 1 मोल कार्बन को एयर में बर्न किया, एयर से क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिली, 1 मोल ही तो मिली। भाई चेक करो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जिसके बारे में वो बात करता है ना, उसको आपस में कनेक्ट करो आप। 1 मोल ऑफ कार्बन को बर्न किया तो कार्बन पे हाथ रख लो, और क्या चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन को किससे कनेक्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप इस बैलेंस रिएक्शन में ही देख रहे हो कि जब 1 मोल कार्बन को बर्न किया जाता है तो आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ही तो मिलता है। इसका मतलब जो पार्ट 1 का आंसर होगा वो कितना होगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर प्रोड्यूस होगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मास में कन्वर्ट करके बता दो। अरे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44, 1 मोल का मास मोलर मास यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आपको मिलेगा। चाहे आप ये आंसर दे दो चाहे ये आंसर दे दो, मोल में दे दो तो बेस्ट है, बिकॉज केमिस्ट्री में हम किस में बात करते हैं, मोल्स में बात करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब पार्ट 2 कह रहा 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। सुन लो मेरी बात ध्यान से, सुन लो मेरी बात ध्यान से। इस बार आप किसको कनेक्ट करके चेक करोगे, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी कि 1 मोल कार्बन को बर्न करता है किसमें, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का मतलब O2 है, ऑक्सीजन ही है। ठीक है, डाइऑक्सीजन इसलिए बोल रहा है ना, ऑक्सीजन में O2 लगा हुआ है, नीचे 2 लगा है। 2 का मतलब क्या, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना है, ये वो कहना चाहता है। करेक्ट, तो ऑक्सीजन की बात कर रहा है वो। अब ध्यान से चेक करो, यहां पर आपको क्या दे दिया उसने, देखो बेटा ये पार्ट 2 का सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये क्या है, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक, जो आपकी स्टोइकियोमेट्री कहती है वो सारी इन्फॉर्मेशन है। और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, 1 मोल कार्बन दिया है। ठीक है भाई, हमने बोला कार्बन कितना है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। 1 मोल आपको क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया हुआ है। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 16 ग्राम। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर, 16 ग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो मोल में दिया हुआ है और एक किस में दिया हुआ है, ऑक्सीजन में दिया हुआ है। बात यहाँ पर नहीं बनेगी, बात यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है ना, क्या करो, दोनों को आप नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर लो। तो कार्बन के तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1, तो ये लीजिए। अब ऑक्सीजन का मास दिया है तो 16 ग्राम के करस्पॉन्डिंग मोल निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, ये कार्बन है, कितना, 1 मोल। ठीक है, अब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल, भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, याद करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। पढ़ा है, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। करेक्ट, तो गिवन मास कितना है बताइए, 16 ग्राम, और मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का, कितना होता है, 32 ग्राम पर मोल। मोल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये कितना आ गया, 1/2 यानी कि 0.5 मोल। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आपको कितना गिवन है, ऑक्सीजन आपको 0.5 मोल यहाँ पर गिवन है। करेक्ट, ओके, तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है आपकी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से मेरी बात समझिए, जरा ध्यान से समझिए। अब आप ये चेक करिए कि इनमें से कुछ लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, इनमें से कुछ लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। ध्यान से चेक करो, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अरे भाई ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है यार यहाँ पे। क्यों सर, क्योंकि कार्बन तो 1 मोल दिया हुआ है, ठीक, और ऑक्सीजन कितना है, 0.5 मोल। हमको पता है कि भाई 1 मोल कार्बन को कम से कम 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती। 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ कार्बन की मात्रा तो ज़्यादा है 1 मोल, लेकिन ऑक्सीजन पड़ गया कम, ऑक्सीजन केवल 0.5 मोल दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर केस नंबर 2 में ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। केस नंबर 2 में ऑक्सीजन जो है आपका, यानी कि डाइऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, डाइऑक्सीजन कम पड़ गया। तो डाइऑक्सीजन अगर कम पड़ गया तो याद करो, जब आप लिमिटिंग रिएजेंट पहचान जाते हो तो आप इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की किससे निकालते हो, लिमिटिंग रिएजेंट से निकालते हो। इसका मतलब ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब आप चेक कर लो, स्टोइकियोमेट्री से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन है कितना ऑक्सीजन आपके पास, 0.5 मोल ऑक्सीजन है। इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन, देखिए जरा, अगर 1 मोल ऑक्सीजन से आपको 1 मोल क्या मिलता है, CO2, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हाफ मोल O2 से आपको हाफ मोल ही CO2 तो मिलेगा। हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब 1/2 का मतलब 0.5, यानी कि 0.5 मोल ऑक्सीजन से आपको 1/2 का मतलब 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस करनी, स्टोइकियोमेट्री वाली इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फिर आपको ये चेक करना है कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। जो लिमिटिंग रिएजेंट हो उससे ही आप प्रोडक्ट को कनेक्ट कर दो। लिमिटिंग रिएजेंट जो
क्या होता है, रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, ये आपको पढ़ाया है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, लिमिटिंग रीजेंट हो गया, क्योंकि 1 मोल कार्बन इनफ दिया हुआ है, लेकिन 1 मोल कार्बन को कम से कम कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, 1 मोल ऑक्सीजन की, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कम पड़ गया, ठीक है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट हो गया, तो ऑक्सीजन से हमने प्रोडक्ट को रिलेट करना है, यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ऑक्सीजन ही तो देने, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सीजन। अरे है कार्बन भी, लेकिन कार्बन तो उचित मात्रा में अवेलेबल है, ऑक्सीजन कम पड़ गया, सही है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे। इसलिए ऑक्सीजन को हमने किससे कनेक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड से, और निकाल लिया क्या कि अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, सही है। सो हाफ मोल मीन्स 1/2 मोल मीन्स 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 0.5 मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो बस यानी कि पार्ट 2 में 1 मोल ऑफ कार्बन अगर बर्न करेंगे 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन में, तो डाइऑक्सीजन लिमिटिंग रीजेंट था, इसलिए यहाँ पर आंसर में जो CO2 आपको मिलेगा वो CO2 आपको कितना मिलेगा, CO2 का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 0.5 मोल होगा CO2। अगर आप इसका मास निकालना चाहें तो आप मास भी निकाल सकते हो, कैसे सर, बहुत इजी यार, सुनो। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है, 44 ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये 1 मोल का मास है ना, 1 मोल का मास है, हाफ मोल का मास कितना होगा भाई, तुमको कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिली है, हाफ मोल, मतलब 0.5 मोल मिली है ना, तो इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। नहीं समझ में आई बात, सुनो भाई, बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा बताओ, लो ऐसे कर लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास को स्मॉल m से, मोलर मास को कैपिटल M से लिख रहा हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तुमको क्या निकालना है, मास ऑफ CO2 कितना मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तुमको पता चल गया कितना है, 0.5 है, तो यहाँ 0.5 रखो, यानी कि 1/2 रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 1/2 रखा, और मास आपको निकालना है, और मोलर मास आपको CO2 का पता है कितना होता है, 44 होता है, तो 44 इधर जाएगा, 44/2 कितना आ जाएगा, 0.22 ग्राम, यानी कि पार्ट 2 में 0.5 मोल बोलो। अरे भाई सीधी सी बात है यार, 1 मोल में अगर मास 1 मोल CO2 में मास कितना होता है, 44 ग्राम, तो हाफ मोल यानी कि 0.5 मोल में कितना होगा, 44 का हाफ, बस सीधे भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब 22 ग्राम आपको क्या मिल गया यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम सवाल को करते हैं। अच्छा चलो अब देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, तो अब हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, सब कुछ मोल में कन्वर्ट कर लो, काम आपका इजी हो जाएगा। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 2 मोल्स ऑफ कार्बन दे दिया उसने, तो कार्बन कितना हो गया आपका 2 मोल, ये लीजिए 2 मोल तो कार्बन हो गया, बर्नट इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पे डाइऑक्सीजन कितना हो गया 16 ग्राम, तो 16 ग्राम डाइऑक्सीजन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन तो आपको कितने हो गए 2 मोल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, अभी भी निकाला था, 16 ग्राम में कितने मोल होते हैं 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.5 मोल, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब आप फिर से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए क्या कि अब यहाँ पर इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो ये सर नहीं पता चल पा रहा है, ओके। तो पहचान लो कैसे, देखो अकॉर्डिंग टू आपकी स्टोइकियोमेट्री 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। हम पहले आइए ये पता कर लेते हैं, देखो दो तरीके हैं पहचानने के लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये आपको क्लास में पढ़ाया था। या तो आप ये चेक कर लो कि 2 मोल कार्बन को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, या तो आप ये चेक कर लो 0.5 मोल ऑक्सीजन को कितने मोल कार्बन की जरूरत है, अभी पता चल जाएगा। पहला तरीका देखो, हमने क्या बोला, हमने बोला अकॉर्डिंग टू, सुनो, हमने बोला अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, 1 मोल, ध्यान से चेक करिएगा, 1 मोल कार्बन को कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सही। तो ध्यान से चेक करो, आपको कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कितना मोल कार्बन दिया है 2 मोल, यानी कि 2 मोल कार्बन को कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत होगी, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 2 मोल कार्बन को 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होगी। यहीं से आपको पता चल गया, सुनो, कि 2 मोल कार्बन को 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑक्सीजन तो कितना है यहाँ 0.5 मोल, यानी कि ऑक्सीजन कम पड़ गया। जरूरत 2 मोल कार्बन को कंज्यूम करने के लिए आपको 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए ना भैया, लेकिन ऑक्सीजन कितनी दी है 0.5 मोल, यानी कि ऑक्सीजन कम पड़ गई। तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन इज LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। फिर आप लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे पहचान चुके हो। बोल रहा है सर ऐसे ना करिए, आपने तो यहाँ क्या किया है, आपने यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन से रिलेट करके तब आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक कर रहे हो। अरे मेरे भैया ऐसे चेक कर लो, आप ऑक्सीजन को कार्बन से रिलेट कर लो, क्या दिक्कत है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 1 मोल ऑक्सीजन को, देखिए
1 मोल ऑक्सीजन को कितना कार्बन चाहिए, 1 मोल कार्बन चाहिए। तो आपके पास कितना मोल ऑक्सीजन दिया था, 0.5 मोल ऑक्सीजन दिया था। इसका मतलब 0.5 मोल ऑक्सीजन को कितना कार्बन चाहिए भाई, 0.5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार 1 मोल को 1 मोल की, तो 0.5 मोल को 0.5 मोल की, यानी कि 0.5 मोल कार्बन की ज़रूरत है। अब आप अपना दिमाग लगाओ यहाँ पर, एक बात बताओ भाई, ध्यान से चेक करो क्या कि 0.5 मोल ऑक्सीजन जो कि आपके पास है, इसको टोटली कंज्यूम करने के लिए आपको केवल कितना चाहिए, 0.5 मोल कार्बन चाहिए। लेकिन कार्बन तो कितना दिया हुआ है, 2 मोल, 0.5 मोल से 1.5 मोल ज़्यादा दिया हुआ है, तो कार्बन यहाँ पे मोर हो गया, कार्बन ज़्यादा हो गया। कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा भैया, जो पहले कंज्यूम होगा रिएक्शन में, जो पहले खत्म होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसका मतलब पक्का ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ऐसे भी चेक कर सकते थे कि ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है तो इसका मतलब प्रोडक्ट के अमाउंट को कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ऑक्सीजन इसको डिसाइड करेगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऑक्सीजन को रिलेट करना है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ध्यान से चेक करिएगा, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ना, वही आपके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। तो सुनो यहाँ से ध्यान से चेक करो, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू, अरे यार ATS लिख दूंगा समझ जाना, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, 1 मोल ऑक्सीजन, ध्यान से चेक करिए, 1 मोल ऑक्सीजन आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, सही है। तो यहाँ से आपके पास कितना मोल ऑक्सीजन है, 0.16 ग्राम में कितने, 0.5 मोल। तो बस सिंपल है, 0.5 मोल ऑक्सीजन आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, 0.5 मोल, सिंपल, लीजिए, ठीक है। 0.5 मोल ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन, करेक्ट, बात समझ में आई कि नहीं। तो बस लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। तो आपका जो थर्ड पार्ट का आंसर है वो सेम है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा, 0.5 मोल। 0.5 मोल को के करस्पॉन्डिंग मास निकालोगे तो कितना आएगा, 22 ग्राम। इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन 1.7 को देखिए, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए आपको कॉपर सल्फेट का मास दिया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे हम एक छोटा सा वेसल बर्तन बनाते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट रखते हैं, आपको फील आएगा। ये कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, ठीक है ना, और इसका मास कितना गिवन है आपको, 100 ग्राम। तो आपको ये बताना है कि इस 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से आपको कितना कॉपर मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का तो यही सवाल होगा सर कि कॉपर सल्फेट से कॉपर कैसे मिलता है। तो पहले अपनी जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही समझ लो, आगे केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता क्या है, पहले फील कर लो थोड़ा सा, होता क्या है। देखो ये कॉपर सल्फेट है आपका, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट आपको 2 तरीके के आयन देगा, कौन कौन से, कॉपर 2+ यानी कि कॉपर आयन, और साथ में मिलेगा आपको क्या, सल्फेट आयन, SO4 2-, ठीक है। इसका एक्वा सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, एक्वस मतलब पानी में मिला लिया इसको, हाँ, सॉल्यूशन बना लिया, तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर 2+ आयन और सल्फेट आयन मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ये जो कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन बनाया है जिसमें आपको कॉपर 2+ आयन मिला, तो ये जो कॉपर 2+ है इस पे चार्ज देखिए कितना है, कॉपर 2+ आयन है, कॉपर 2+ आयन है। ये कॉपर का एटम नहीं है, कॉपर का एटम नहीं। सुनो, अगर मैं आपको ऐसा करके कॉपर दूं कि लो भाई ये कॉपर ले लो, ये मान लो ये कॉपर है, कॉपर ले लो, ठीक है ना। तो कॉपर में कॉपर के एटम्स होंगे, कॉपर एक मेटल है आपको पता है ना। कॉपर में कॉपर के बहुत सारे एटम्स होंगे, आयंस थोड़ी ना होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ये अभी आयन है, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है कहीं पे, तो एटम वापस बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा, 2e का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आपको यहाँ पे कॉपर का एटम मिल जाएगा, करेक्ट। इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। जब भी कोई स्पेशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती तो हम बोलते हैं उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो इस तरीके से कॉपर आयन का रिडक्शन करवा के हम रिडक्शन मेथड से कॉपर के एटम बना लेंगे। अब ये जो कॉपर सल्फेट आपने लिया है, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट ऐसा लिया होगा, थोड़ा सा 100 ग्राम उठा के ऐसा पानी में आपने डाल दिया, ठीक है। तो बहुत सारे कॉपर के आयन आपको मिलेंगे, एक कॉपर का आयन नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉपर के आयन मिलेंगे, और बहुत सारे कॉपर के आयन को हम रिडक्शन मेथड से 2-2 इलेक्ट्रॉन देके, एक कॉपर आयन को अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, कैसे दोगे, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, परेशान ना हो, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो कॉपर का एक एटम बनेगा, फिर नेक्स्ट आयन आएगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, वो खुद ही ले लेता है, वो सब प्रोसेस होता है, ठीक है ना। फिर कॉपर का एटम बनेगा, इस तरीके से कॉपर के बहुत सारे एटम्स बनेंगे और वो एक जगह ऐसे कलेक्टेड हो जाएंगे,
तो यानी कि कॉपर का आपको मास नजर आएगा, यानी कि कॉपर आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये फील कर सकते हैं, हाँ भाई कॉपर सल्फेट से हमको रिडक्शन करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से कॉपर मिल सकता है, पहले आप फील कर लो, ठीक है। चलो ये फील कर लिया अब आपने, अब इसको दिल पे मत लो, जो बता दिया मेरी बात ध्यान से सुनो। कह रहा है कि 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट हम आपको दे दें, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट अगर हम आपको दे दें तो आपको कितना कॉपर मिलेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखें जरा, देखिए कॉपर सल्फेट और ये एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको अपने मन में सोच लेना तुम, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, कॉपर 2 प्लस आयन और प्लस SO4 2 माइनस। अब ये रिएक्शन क्या बैलेंस है, चेक कर लो, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे भी कॉपर 1 है। चार्ज को मत देखो यार, इधर भी चार्ज कितना है 0, इधर भी चार्ज कितना हो जाएगा 2 प्लस और 2 माइनस, कितना हो जाएगा 0। बस आप कॉपर को देखो, कॉपर इधर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है, सल्फर इधर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 4 है, ठीक है ना। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, उन्होंने बात करी है किसकी, कॉपर सल्फेट की। ये रहा आपका कॉपर सल्फेट, करेक्ट। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, चेक करो। यहाँ कॉपर सल्फेट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है, यानी कि 1 मोल, ध्यान से चेक करिएगा, 1 मोल कॉपर सल्फेट से, 1 मोल कॉपर सल्फेट से आपको क्या मिलता है, आपको 1 मोल कॉपर मिलता है। सर 1 मोल कॉपर आयन मिलता है, अरे भाई कॉपर आयन से ही तो क्या बनाया आपने, कॉपर का एटम। बस आप यहाँ पे चेक करिए जरा, यहाँ पे देखिए 1 कॉपर आयन से आपको 1 कॉपर एटम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। तो इसी तरीके से तो 1 मोल कॉपर सल्फेट से आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 मोल कॉपर मिल जाएगा। आप ऐसे सोच लो, 1 मोल कॉपर का एटम मिल जाएगा, 1 मोल कॉपर एटम मिल जाएगा, ठीक है। ये बस, बाकी हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, सिर्फ कॉपर सल्फेट और कॉपर के बारे में, ठीक है। अब इस पर कोई कमेंट नहीं करना, उसको छोड़ दो आप, ठीक, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट से आपको 1 मोल कॉपर एटम्स मिल जाएंगे रिडक्शन मेथड से, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ सॉल्यूशन में नोट करी है, 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स 1 मोल ऑफ कॉपर। अगर आपको थोड़ा सा और फील करना हो तो आपको मैं फील करा सकता हूँ, कैसे, बात समझो जरा। देखो अगर कहीं पे कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है CuSO4, करेक्ट, तो अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो ये कॉपर सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है, कॉपर सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है। और इस 1 मॉलिक्यूल में देखिए इससे 2 इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कॉपर सल्फेट के आगे कुछ नहीं लिखा है 1, यानी कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी बताता है, नंबर ऑफ मोल्स को भी बताता है। अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो कॉपर सल्फेट का 1 मॉलिक्यूल है, मोल कॉन्सेप्ट में बात करें तो कॉपर सल्फेट का क्या है 1 मोल है, 1 मोल कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट में कितने एटम होते हैं कॉपर के, 1 एटम। कॉपर के कितने एटम है, 1 एटम दिख रहा है। सल्फर के कितने एटम है, 1 एटम, ठीक है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के आपके 4 एटम है। लेकिन जब आप मोल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो 1 मोल कॉपर सल्फेट में आपके पास कॉपर के जो एटम होंगे वो 1 एटम नहीं होगा, वो 1 मोल एटम होंगे, 1 मोल एटम्स ऑफ कॉपर होंगे, ठीक। इसी तरीके से सल्फर के 1 एटम नहीं होगा, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। तो सल्फर यहाँ पर कितना है 1, बस आप यहाँ पे 1 एटम ना लिख के 1 मोल एटम्स ऑफ सल्फर लिख दीजिए। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट का ये 1 मोल है, ठीक है ना। तो अब ऑक्सीजन के 4 एटम नहीं होंगे, ऑक्सीजन के आपके क्या होंगे 4 मोल एटम्स होंगे, ये चीज़ होता है बस, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों में अंतर है, थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी भाषा में, मोल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं हम। तो मोल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, ध्यान से चेक करिए, 1 मोल कॉपर सल्फेट आपको 1 मोल कॉपर के ही तो एटम देगा, और ये सारे कॉपर के एटम जब पास पास आएंगे तो कॉपर का कुछ मास मिलेगा आपको, वही कॉपर का आपको मास यहाँ पे बताना है। यहाँ से भी देख सकते हो 1 मोल कॉपर सल्फेट में 1 मोल कॉपर एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान से चेक करो, ये तो आपकी ये क्या है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री है ना। अब ध्यान से चेक करो, आप एक काम करो, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको दे दिया है, क्या दिया है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दे दिया। तो कॉपर सल्फेट कितना गिवन है 100 ग्राम, ठीक है ना, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। लेकिन हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया है कि आप दिए गए मास को किस में चेंज कर लीजिए, दिए गए मास को आप चेंज कर लीजिए किस में, नंबर ऑफ मोल्स में, करेक्ट। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया, यानी कि कितना मोल कॉपर सल्फेट दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 100 ग्राम, और मोलर मास कितना है कॉपर सल्फेट का, ये आप लोग निकाल लीजिए। कैसे निकालें सर, तो सुनो जरा, सुनो, देखो इसके लिए
आपको पता होना चाहिए, पहले आप कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालो। कैसे निकालो? कॉपर का कितना होता है 63.5, याद रखिएगा कॉपर का कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 होता है यूनिट, यूनिफाइड मास, ठीक है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 करोगे यानी कि 4 इंटू 16 करोगे, 16 4 द 64, करेक्ट। इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6 + 3 9 प्लस 63.5, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 96 और 63.5 ऐड करोगे 96.0 लिख लो, यहाँ पे आ गया 6 + 3 9 और ये हो गया 159.5 आ गया आपके पास, कितना आ गया 159.5 यूनिफाइड मास। ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास है, यू हटा के यूनिफाइड मास हटा के ग्राम पर मोल अगर लिख दोगे तो उसका मोलर मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो नीचे क्या रखना है, नीचे आपको रखना है कॉपर सल्फेट का मोलर मास 159.5 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स के आपके पास कॉपर सल्फेट है, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आपके कितने आ गए बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट। चलो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ से डेसिमल हटा दो और यहाँ पे 0 ऐसे करके बढ़ा दो, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, देखो एक काम करो या फिर ऐसे ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अभी बात समझो, बात समझो। हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट निकाल लिया, ऐसे रहने दो। 100 अपॉन कितना है, 100 अपॉन 159.5 मोल्स। अब सुनो बस, अब टेंशन है नहीं कोई, स्टाइकियोमेट्रिक से देखो जरा, 1 मोल कॉपर सल्फेट से आपको कितना कॉपर मिलता है, 1 मोल कॉपर, भाई चेक करो, 1 मोल कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर मिलता है, 1 मोल कॉपर। तो इतने मोल कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर मिलेगा, चेक करिए। सिंस अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री, देखो अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्री 1 मोल कॉपर सल्फेट गिव्स 1 मोल कॉपर सल्फेट गिव्स 1 मोल कॉपर सल्फेट आपको कितना कॉपर देता है, 1 मोल कॉपर सल्फेट आपको 1 मोल कॉपर देता है, तो 1 मोल कॉपर देता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपके पास अगर, भाई देखो सिंपल सा फंडा है यार, सिंपल सा फंडा है यार, 1 मोल कॉपर सल्फेट से 1 मोल कॉपर अगर मिलता है तो इतने सारे मोल हैं आपके पास कॉपर सल्फेट के। कैसे पता किया सर, अरे भाई उन्होंने कॉपर सल्फेट का मास दिया था, मास को मैंने किस में चेंज कर लिया, मोल में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में मोल में बात करता हूं। तो इसका मतलब 1 मोल अगर इतना 1 मोल कॉपर सल्फेट अगर 1 मोल कॉपर देता है अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस रिएक्शन, तो इतने सारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आपको क्या देंगे, बोथ साइड आप क्या करो, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 अपॉन 159.5 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट विल गिव कुछ नहीं करना है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 अपॉन 159.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इतने मोल ऑफ आपको क्या मिल जाएगा, मोल ऑफ कॉपर मिल जाएगा, बस सिंपल यार। 1 मोल से 1 मोल मिलता है तो इतने मोल से इतना मोल मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ये आपका क्या आ गया आंसर, यहाँ पे आ गया अभी 100 इंटू 1, 100 अपॉन 159.5 मोल्स ऑफ कॉपर। इतने कॉपर आपको यहाँ पर, इतना कॉपर आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। देखो इतने मोल्स ऑफ कॉपर मिलने का ये मतलब है, थोड़ा फील करिएगा, यानी कि ये देखिए ये कुछ कॉपर है, ठीक है ना, कॉपर का एक पीस मिला आपको, ये ऐसे समझ लो यार, कॉपर का एक पीस, इसका कुछ मास तो होगा। ये जो आप बता रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हो, ठीक है। यानी कि अगर आपको इसमें ये पता करना होगी कार्बन कह रहा हूँ, कॉपर के कितने एटम होंगे, तो इसको आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये तो मोल आया है, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से लो कर दो। सुनो 100 अपॉन 159.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या एटम्स। मेरी बात ध्यान सुनो, ये रहा कॉपर आपका, लो जो मिला ये रहा। इसमें कितने मोल कॉपर हैं सर, इतने मोल कॉपर है। समझ में नहीं आया, कॉपर के कितने एटम है, लो इतने एटम है, यानी कि इतने एटम है। अरे कॉपर के एक एटम का मास कुछ होता होगा, तो कॉपर के इतने सारे एटम्स का मास बता दो, यानी कि इतने मोल कॉपर का आप मास बता दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कॉपर आपको मिला है। बस सिंपल, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक है। सुनो यहां से आपको ये पता चला कि भाई जो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है वो
100/159.5 मोल के इक्विवेलेंट है। तो बस हमने बोला कि 100/159 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट से हमको इतना कॉपर मिलता है, ठीक है। लेकिन उनको मोल में आंसर नहीं चाहिए, उनको चाहिए मास में, मतलब ग्राम में। क्यों सर, कैसे पता आपको? क्योंकि वो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दे रहा था। मेरी बात सुनो भाई, इतना मोल ऑफ कॉपर सल्फेट बोलो और चाहे 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट बोलो, बात क्या है? सेम ही तो है, क्योंकि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के करस्पॉन्डिंग मोल निकाला है, ठीक। तो इसका मतलब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से आपको इतना मोल कॉपर मिलता है, तो इतने मोल कॉपर को आप किस में चेंज कर लो? ग्राम में। कैसे करोगे? बहुत ईजी यार। क्या देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू क्या? गिवन मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर। लीजिए, क्या दिक्कत है? तो अगर आपको क्या निकालना है? मास ऑफ कॉपर निकालना है। तो मास ऑफ कॉपर अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू मोलर मास ऑफ कॉपर, ये लीजिए। अब आप यूनिट से भी पहचान सकते हो, सॉल्व कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितने? इतने। अरे यार दिक्कत नहीं है यार, मोल से अगर तुम्हें मास में जाना हो तो बस मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितना है? 100/159.5 मोल्स, ठीक है, इनटू मोल, ऐसे लिखते हैं मोल। और मोलर मास कॉपर का कितना होता है? अभी भी बताया, मोलर मास कॉपर का कितना होता है? 63.5 ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग समझते हो ना कि 1 मोल कॉपर के एटम हैं अगर, तो उनका मास इतना होगा, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर के एटम्स का मास कितना होता है? 63.5 ग्राम होता है। तो मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम पर मोल। अब आप देख सकते हो मोल से मोल कट गया, बताओ यूनिट ग्राम बची कि नहीं? ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की होती है कि नहीं होती है? यानी कि क्या हो गया आपके पास यहाँ? मास ऑफ कॉपर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितना था? ये था आपका 100/159.5 मोल्स। ये कॉपर के नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन इसमें मास कितना है? तो जवाब है इतना। कितना? इंटू 63.5 ग्राम। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करें सर? यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपके पास कितना? 63500 और डिवाइडेड बाय 1595, करेक्ट। आइए कहीं पे डिवाइड लगाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन आपने शायद लिख ली होगी। चलो यहाँ थोड़ा सा रब हो गया, इसको इग्नोर करिएगा, वीडियो पॉज करके रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली डिवाइड लगाना है 63500 को किससे? आपको डिवाइड लगाना है इसको 1595 से, 1595 से 1595 से, ठीक है ना। डिवाइड लगाइए। मेरे ख्याल से तो कितने टाइम्स जाना चाहिए इसको? शायद अगर आप 10 टाइम भी ले जाओगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। 15,000 और ये 63,000 है, मेरे ख्याल से शायद 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 3 5 15 कैरी 1 3 27 प्लस 1 28 कैरी जाएगा 2 3 5 15 और प्लस 2 17 कैरी 1 3 1 3 प्लस 1 4। एक सेकेंड, 3 5 15 कैरी 1 3 27 प्लस 1 28 कैरी 2 3 5 15 प्लस 2 17 कैरी 1 3 3 प्लस 4। यस, 3 टाइम 4 टाइम्स ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। 15 चौके 60 और 95 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ले जाके दिखा देता हूँ। 1595 इंटू 4 करो, 4 5 22 4 9 36 प्लस 2 38 3 4 5 20 प्लस 3 23 2 4 1 4 प्लस 2। ये देखिए कितना आ गया? 6380 थी, 6350 है ना। तो 3 टाइम जाएगा। 10 - 5 5 और यहाँ 14 - 8 कितना हो जाएगा? 6 और 12 - 7 कितना हो जाएगा? 12 - 7 5 और यहाँ बचेगा आपके पास 5 - 4 1। ये लीजिए, ठीक। तो ये आ गया आपका इतना कुछ। यहाँ से हमने 0 कॉपी किया। अब 1595 और ये मेरे ख्याल से 8 या 9 बार जाएगा, देखते हैं, शायद 9 टाइम्स, ठीक है। तो इंटू 9 9 5 45 4 9 9 81 प्लस 4 85 8 9 5 45 45 प्लस 8 कितना होगा? 53 5 9 1 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14,355। तो 14,355, ठीक है ना। ये कितने टाइम्स गया? 9 टाइम्स गया। 10 - 5 5 14 - 5 9। कैलकुलेशन तो होगी बेटा इसमें। 5 - 3 2 और यहाँ पे 1, ठीक है ना। फिर डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है। ये 12,950 आ रहा है। 8 बार जाएगा और क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा लगभग। आप चेक कर लीजिए, 8 टाइम्स जाना चाहिए शायद। 8 5 44 8 9 72 प्लस 4 76 7 8 5 40 40 प्लस 7 कितना होता है? 40 प्लस 7 47, ओके। 4 8 1 8 प्लस 4
चल तो 12,760 आ गया। ठीक है, काफ़ी है इतना मेरे ख्याल से। कितने टाइम्स गया? 8 टाइम्स गया। ठीक है ना। 0 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 9 8 माइनस 7 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे। ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से अब कितने टाइम जाना चाहिए? शायद 1 टाइम ही जाएगा। ये तो बहुत है, काफ़ी है यार इतना। ठीक है, छोड़ दो यहीं पे। हाँ 1 टाइम जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 1595। 10 माइनस 5 यहाँ लिख रहा हूँ। 10 माइनस 5 5 बचेगा, और 9 माइनस 9 0 बचेगा, और यहाँ से कैरी गया होगा पहले, तो 8 माइनस 5 यहाँ 3 बच जाएगा, और 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा। 305 बचा। डेसिमल की हेल्प से 0 लोगे। ठीक, तो शायद मेरे ख्याल से फिर से एक ही बार जाएगा मेरे ख्याल से। यस, फिर से एक ही बार जाएगा। तो बस आपका कितना आ गया यहाँ पे आंसर सॉल्व करके? ठीक है ना। ये आ गया आपका कितना? ये आ गया 39.81 लिखेंगे बस, क्योंकि लास्ट में क्या है? 1 है, और राउंड ऑफ करोगे तो 1 ही आएगा। 39.81 क्या ग्राम। ठीक है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? तो जवाब है 39.81 ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब आपको जो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट दिया था, इसको अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से, इसका अगर हम रिडक्शन प्रोसेस से कॉपर बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना कॉपर मिलेगा, 39.81 ग्राम कॉपर। ओके, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1.10 एनसीईआरटी का कह रहा है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। ध्यान दीजिएगा, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन के 3 मोल्स हैं दिए हुए आपको। इथेन का फॉर्मूला क्लास 10th में ही पढ़ा था, C2H6 होता है। जिनको नहीं पता अभी के लिए याद कर लें, आगे तो पढ़ोगे ही आप। ठीक है ना। तो इथेन का आपको 3 मोल दिया हुआ है। कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब मेरी बात सुनो। देखो आप एक काम करो, सबसे पहले आप इथेन का एक मॉलिक्यूल लिख लो, सिंगल, यानी कि 1 मोल इथेन का मॉलिक्यूल लिख लो। C2H6 अगर लिखा हुआ है, अब क्या करो आप, देखो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। आप सिंपल एक काम करो, आपको जितने एटम दिख रहे हैं ना, पहले आप उतने एटम लिख लो। ठीक है ना। कितने एटम है कार्बन के? 2। ठीक है, तो पहले आप ये देखो कितने टाइप के एटम है। कार्बन एटम है, हाइड्रोजन, तो आप सामने क्या लिख लो? ये रफ वर्क का काम बता रहा हूं, है ना, रफ वर्क में करना है इसको। यहां पे आप लिखो कार्बन और प्लस हाइड्रोजन। ये 2 टाइप के आपको क्या मिल गए? एटम मिल गए। ठीक है ना। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, बस क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। अब सुनो, सिंपल सा फंडा है इसमें। कार्बन कितने? 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। करेक्ट। हाइड्रोजन कितने? 6 है, तो यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए। अब अगर यहाँ से पढ़ के पूछूं मैं आपसे कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे देखो ये लिखा हुआ है क्या। अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं तो आप बोलोगे ये क्या है? इथेन का 1 मॉलिक्यूल है। ये क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। तो हमने पूछा 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में, भाई मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है? एटम से ना। तो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ कार्बन, 2 एटम्स ऑफ कार्बन है। ठीक, और 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। करेक्ट। ये हमने बात करी जनरल भाषा में, लेकिन अगर हम मोल कॉन्सेप्ट में बात करें तो आप हमको क्या बात करोगे बताओ? आप बोलोगे ये देखिए ये C2H6 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, यानी कि इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 1 कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानोगे, यानी कि क्या है? ये 1 मोल ऑफ इथेन है, 1 मोल इथेन है। करेक्ट। और ये क्या है? ये 2 मोल ऑफ कार्बन क्या एटम्स हैं, 1 मोल ऑफ इथेन क्या मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। 1 मोल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स है। और ये क्या है? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 6, यानी कि ये क्या है? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। इतना कर लिया आपने। अब सुनो मेरी बात, इसने क्या दिया है आपको? इसने क्या दिया है? 3 मोल्स ऑफ इथेन दिया है ना। तो आप कुछ मत करो, आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट, अरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो कुछ है नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है यार। बस इस इक्वेशन में आप लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट में भी। ध्यान से चेक करो, मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, पूरे में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखो ये, तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 इंटू C2H6, 3 C2H6। अरे यार 3 इसके आगे लग जाएगा ना, गिव्स 3 2 ज़ा, बस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 ज़ा कितना हो गया? 3। ठीक है। फिर 3 2 ज़ा कितना हो गया? 6, तो 6 कार्बन, और प्लस 3 6 ज़ा कितना हो गया? 18। ये लीजिए। अब आप बताइए आपके सामने क्या लिखा हुआ है? जनरल भाषा में अगर हम आपसे पूछें तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन है, उसमें 6 कार्बन एटम्स हैं,
और 18 हाइड्रोजन एटम्स हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें, क्या पूछें, अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई आप हमको मोल कॉन्सेप्ट में बताइए क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? 3 मोल्स ऑफ इथेन मॉलिक्यूल है, 3 मोल्स ऑफ इथेन क्या मॉलिक्यूल्स हैं, और 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। यही लिखोगे कि नहीं? ठीक है ना। अब आइए इनका क्वेश्चन पढ़िए। इन्होंने बोला इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, यानी कि आपको यहाँ देखना है 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो यही लिखा हुआ है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग पार्ट 1, यानी कि 3 मोल्स ऑफ इथेन में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं किसमें? 3 मोल्स ऑफ इथेन में। तो ये देखो 3 मोल्स ऑफ इथेन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है आपका? 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन अगर यहीं पे इन्होंने आपसे कार्बन एटम्स की संख्या पूछी होती तो 6 मोल में कितने कार्बन एटम होंगे? इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते 6.022 इंटू 10⁻23 से। लेकिन एटम की संख्या नहीं पूछी उन्होंने, आपको ये पूछा है कि कार्बन एटम आपको मोल में पूछे हैं। ठीक है ना। पार्ट 2, ठीक, पार्ट 2 में क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्ट 2 का, ये यहाँ पे इसका आंसर कर रहा हूँ पार्ट 2 का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम किस में? 3 मोल्स ऑफ इथेन में। तो चेक करिए 3 मोल्स ऑफ इथेन में कितने हाइड्रोजन के मोल्स हैं? 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। करेक्ट। थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फोकस करिए एग्जाम में, उसने पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन है। सुनो, 3 मॉलिक्यूल मत बोल देना, 3 मोल्स ऑफ इथेन दिया है उसने, 3 मोल्स ऑफ इथेन दिया है। और 1 मोल इथेन में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 1 मोल इथेन में, 1 मोल इथेन में इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितने में? 3 मोल्स में। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन अगर आपको दे दें तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इधर भी, यानी कि 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? ऑफ इथेन। मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन में इतने आपके मॉलिक्यूल्स होंगे किसके? इथेन के। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? देखो 10⁻23 तो ऐसे ही रहेगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 0 0, डेसिमल लगाएंगे, 3 6 कितना होता है? 18। यानी कि आंसर कितना आ गया आपका? 18.066 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। तो पार्ट 3 का जो आंसर है वो कितना आ गया आपका? 18.066 इंटू 10⁻23, यानी कि 3 मोल्स ऑफ इथेन में इतने क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स किसके? ऑफ इथेन के। करेक्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1.23 देखिए, यहाँ एक रिएक्शन आपको दी। इन द गिवन रिएक्शन A + B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, देखो ये एक रिएक्शन आपको दी हुई है, बच्चे इसको फील ही नहीं कर पाते हैं। सुनो, जैसे A + B2 गिव्स AB2, ठीक है ना, क्यों नहीं फील कर पा रहे हो? ध्यान सुनो, A कोई ऐसा एलिमेंट है, ठीक है ना, जो B के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही तो चल रहा है। ठीक है, कार्बन अपने एटॉमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं होता है, आपने पढ़ा है कार्बन कोई ऐसा नहीं होता, कार्बन C2 नहीं होता है। ठीक है, कार्बन एटॉमिक फॉर्म में होता है। और देखिए ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया है। इसी तरीके से बी नाम, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है, उसी तरीके से बी नाम का कोई एलिमेंट होगा, उसका नाम ही बी रख दिया है उन्होंने। तो आप परेशान मत हो, जैसे इसका नाम ऑक्सीजन है उसका नाम बी, और बी का मॉलिक्यूल B2 है। और जैसे सी क्या है? कार्बन। वैसे ही ए नाम का कोई एलिमेंट है, उसको ए ही बोल दिया, तो ये ए का एटम है। जैसे कि ये दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से ये दोनों रिएक्ट करके AB2 कोई कंपाउंड है, उसका एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। करेक्ट। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो रिएक्शन है इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे? एक तो जनरल मेथड में, ठीक है ना, फर्स्ट
अगर हम इसको जनरली पढ़ें, जनरली तो क्या होगा, पहले चेक करो बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे ए का एक ही एटम है, राइट में भी प्रोडक्ट साइड में भी ए का 1 एटम है, यहाँ बी का 2 एटम है, यहाँ भी बी का क्या है 2 एटम है, ठीक है ना। तो रिएक्शन बैलेंस है। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो जनरली अगर मोल कॉन्सेप्ट में बात ना करें तो ए का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, यानी कि 1 एटम होगा किसका, 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विद B2 क्या एक तरीके का मॉलिक्यूल है, B2 क्या एक तरीके का मॉलिक्यूल है, और B2 के आगे क्या लिखा है 1, यानी कि 1 एटम ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B गिव्स व्हाट, गिव्स AB2 एक तरीके का मॉलिक्यूल है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है, गिव्स 1 मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2, करेक्ट। ये इसका मतलब है जनरल मेथड में। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए कि अगर हम बात करें किसमें, मोल कॉन्सेप्ट में, सेकंड जो तरीका है, कहाँ बात करेंगे अब हम, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में सेम रिएक्शन होगी, A प्लस B2 गिव्स AB2, लेकिन अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देगी, अब हम ए के एटम्स की बात नहीं करेंगे, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखेंगे 1 और 1 मोल ऑफ 1 मोल्स एटम ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड गिव्स AB2 का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यानी कि 1 मोल ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 कंपाउंड। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई। अब सवाल का जवाब दीजिए। पार्ट 1, 300 एटम है ए के और 200 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, बी के। अब आप यहाँ से चेक करिए एटम और मॉलिक्यूल्स वाले से, ठीक है ना। एक बार बताओ, ए का एक एटम बी के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, सही है ना। ए का एक एटम, देखो 1 एटम ऑफ ए गिव्स व्हाट, गिव्स नहीं, रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, यही चीज़ है। तो अगर हम चेक करो इन दोनों में 300 ऑफ एटम, भाई सीधी सी बात है यार, 300 एटम्स ऑफ ए अगर तुम लोगे तो भाई अगर 1 एटम ए का 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्ट करता है तो 300 एटम ऑफ ए 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी ही तो चाहिए होगा उसको। भाई दिमाग लगाओ ना, बोथ साइड अगर हम 300 से मल्टीप्लाई कर दें 300 इंटू 1 तो इसका मतलब 300 जो एटम्स होंगे किसके, 300 एटम्स ऑफ ए, ये मांगेंगे आपसे कितना, 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। सीधी सी बात है यार, ए का एक एटम बी के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो ए के 300 एटम्स बी के 300 मॉलिक्यूल से तो रिएक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, 300 एटम्स को क्या चाहिए, 300 एटम्स ऑफ ए को क्या चाहिए, 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो 300 नहीं दिए, यानी कि रिएक्शन में कौन कम पड़ जाएगा, बी कम पड़ जाएगा। बी एक लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पार्ट 1 में लिमिटिंग, LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका, बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट। अब सुनो, बच्चे बोले सर ऐसे समझ में नहीं आया, तो सुन लो ऐसे समझ में आ जाएगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी रिक्वायर्स 1 एटम ऑफ ए, ऐसे सोच लो 1 एटम ऑफ ए, ठीक है। बी का एक मॉलिक्यूल, ए का एक एटम चाहता है, चेक करो 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 1 एटम ऑफ ए, करेक्ट। तो बी के कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं इसने, 200, तो 200 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 200 से यहाँ करोगे, यानी कि 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी रिक्वायर्स 200 एटम ऑफ ए। 200 मॉलिक्यूल बी के अगर होंगे तो उनको 200 एटम ऑफ ए चाहिए होगा। लेकिन ध्यान से चेक करो, आपको क्वेश्चन में एटम कितने दिए, ए के 300, यानी कि ए ज्यादा दिया हुआ है, बी आपका कम पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 200 मॉलिक्यूल हैं किसके, बी के, वो तो केवल 200 एटम चाहते हैं ना ए के, इसका मतलब ए के 100 एटम एक्स्ट्रा दिए हुए, तो जब रिएक्शन होगी इस मिक्सचर की तो ए कम पड़ जाएगा, सॉरी ए कम पड़ जाएगा कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, ए ज्यादा हो जाएगा और बी कम पड़ जाएगा, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट। आई थिंक आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। दूसरा देखिए, 2 मोल्स ऑफ ए और 3 मोल्स ऑफ बी आपको दे दिया, बहुत ईजी है, ध्यान से चेक करो। 2 मोल्स ऑफ ए का मतलब 2 मोल्स एटम्स ऑफ ए, और 2 मोल्स ऑफ बी का मतलब, सॉरी 3 मोल्स ऑफ बी का मतलब 3 मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो आप चेक करो भाई, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2 या बी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। देखिए हमने क्या बोला, हमने बोला
1 मोल ऑफ ए को ज़रूरत है किसकी, 1 मोल ऑफ बी की। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, यानी कि 1:1 के रेशियो में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना, सही ना। तो 2 मोल ऑफ ए को 2 मोल ऑफ बी की ज़रूरत पड़ेगी। चेक करो, 2 मोल, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल ऑफ ए को 2 मोल ऑफ बी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप ध्यान से चेक करो, बी तो ज़्यादा दिया हुआ है भाई, कम कौन पड़ जाएगा, कम आपका ए पड़ जाएगा। तो सेकंड में आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है, ए। नहीं समझ में आया सर, ऐसे कर लो कि बी के 1 मोल को ए के 1 मोल की ज़रूरत पड़ती है। तो बी के कितने मोल दिए आपको, बी के तो 3 मोल दिए होंगे, तो बी के 3 मोल को ए के 3 मोल ही तो चाहिए होंगे, यानी कि 3 मोल ऑफ बी रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ ए। ये बात तो होगी भाई, बी का अगर 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ए, ठीक है ना। अगर बी के 1 मोल को ए के 1 मोल की जरूरत है, तो बी के 3 मोल को ए के 3 मोल की, भाई 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि 3 मोल बी दिया हुआ है, इसको 3 मोल ऑफ ए चाहिए, लेकिन 3 मोल ऑफ ए तो है ही नहीं, 2 मोल ऑफ ए कम पड़ जाएगा। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आइए, अब तो आप समझदार हो, 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, नो लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, नो लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए होगे, सिंपल सा फंडा है यार। 100 एटम दिए ए के, 100 मॉलिक्यूल्स दिए, तो हमको पता है अगर 1 एटम ऑफ ए रिक्वायर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो 100 से लेफ्ट में 100 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 एटम ऑफ ए दिए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी दिए, और 100 एटम्स ऑफ ए को 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी की तो जरूरत पड़ेगी, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से 100 एटम्स ऑफ ए कंज्यूम हो जाएंगे और पूरी तरीके से 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी भी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो जरा, अब तो आप समझ गए होगे यार, 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो कौन कम है, बस सीधे सीधे देख लो कौन कम है, बी यहाँ पर कम है, करेक्ट। नहीं समझ में आई बात, सुनो भाई, 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी, करेक्ट। तो इसका मतलब ए के कितने मोल दिए, 5, तो 5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो और 5 से राइट में। इसका मतलब 5 मोल ऑफ ए को क्या चाहिए होगा, 5 मोल्स ऑफ बी, लेकिन आप ध्यान से चेक करो, बी तो केवल कितना दिया हुआ है, 2.5 मोल, तो बी कम पड़ जाएगा यहाँ पर, सही है। इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका, बी। लास्ट वाले में देखो जरा, 2.5 मोल ऑफ ए दिया और 5 मोल ऑफ बी दिया है, ठीक है। तो बहुत इजी, अगर 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ बी, तो बोथ साइड 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 5 से कर, हाँ 2.5 से, क्योंकि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी है ना, ए से आप चल लो ना इन्फॉर्मेशन लेके, 2.5 से लेफ्ट से, 2.5 से राइट में। तो इसका मतलब 2.5 मोल ऑफ ए है आपके पास, इसको कितने मोल ऑफ बी की जरूरत है, 2.5 मोल ऑफ बी की जरूरत है, लेकिन दिया कितना है, 5 मोल, यानी कि बी तो ज़्यादा है लेकिन ए क्या है, कम है। इसको आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो क्या, कि अपनी रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ए, ऐसे भी सोच सकते हो, 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ए, तो आपको कितने मोल बी दिया है, 5 मोल, तो 5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो और 5 से राइट में, यानी कि 5 मोल ऑफ बी रिक्वायर्स 5 मोल ऑफ ए। तो इस 5 मोल ऑफ बी को पूरी तरीके से कंज्यूम करने के लिए आपको 5 मोल ए चाहिए, लेकिन ए कितना दिया है, 2.5, यानी कि ए कम दिया है। तो लास्ट में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कितना हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.26, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद, डाई हाइड्रोजन का मतलब क्या है, H2 गैस की बात कर रहे हैं, H2 मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। डाई हाइड्रोजन इसलिए बोला गया है बिकॉज हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, ठीक है ना, इसलिए डाई शब्द लगा दिया, डाई मतलब 2, ओके। और एक्चुअल में ये IUPAC ने डिसाइड किया है कि हाइड्रोजन को हम लोग डाई हाइड्रोजन, इसका मतलब जो साइंटिफिक नेम है वो डाई हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ज़्यादा दिल पे मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहा है। इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स वुड बी प्रोड्यूस। ओके, अब बात समझो रहा, ये जो वॉल्यूम्स की बात कर रहा है ना, 10 वॉल्यूम्स, 5 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम का मतलब क्या है, बात समझो। देखो 1 वॉल्यूम का क्या मतलब है, तो सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, 1 वॉल्यूम का कुछ भी मतलब हो सकता है, 1 वॉल्यूम का कुछ भी मतलब हो सकता है। 1 वॉल्यूम 22.4 लीटर भी हो सकता है, ठीक है। 1 वॉल्यूम का मतलब यहां 22.7 लीटर्स भी हो सकता है। 1 वॉल्यूम का यहां पर मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 वॉल्यूम का मतलब यहाँ 30 लीटर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है यार, हमें नहीं पता, ठीक है ना, बात समझो, हमें नहीं पता, ठीक है। 1 वॉल्यूम का मतलब यहाँ 10.4 लीटर भी हो सकता है,
क्या आपको याद है गैसेस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। गैसेस का वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और क्लास में हमने आपको लिखाया हुआ है क्या? एट एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 वॉल्यूम का मतलब होता है 22.4 लीटर। 1 वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो ना, 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 वॉल्यूम से हमारा मतलब क्या होता है? 22.4 लीटर। बात समझो। किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे 1 वॉल्यूम का मतलब 10.4 होता होगा, किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे 1 वॉल्यूम का मतलब कुछ और होता होगा। तो 1 वॉल्यूम से आप मत घबराइए कि 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। बात समझो, जैसे कि मान लो हमने बात कर दी किस पे? एट एसटीपी पे। तो भाई एसटीपी पे 1 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1 वॉल्यूम का मतलब होता है 22.7 लीटर। करेक्ट, कैपिटल एल लिखा जाएगा ना, लीटर के लिए कैपिटल एल लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 1 वॉल्यूम का मतलब एसटीपी पे 22.7 लीटर। तो सोचो अगर हम बोले 2 वॉल्यूम्स का क्या मतलब होगा, तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 2 वॉल्यूम्स का क्या मतलब हो जाएगा? 2 वॉल्यूम्स का क्या मतलब हो जाएगा? 22.7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 14, कैरी 1 2 4 + 1 5 2 4, कितना हो जाएगा आपका? 40। 2 7 14, कैरी 1 2 4 + 1 5 2 4, 45.4 लीटर्स। तो 2 वॉल्यूम्स का ये मतलब है। तो डिपेंड करता है कि 1 वॉल्यूम का क्या मतलब है, उस हिसाब से 2 वॉल्यूम का क्या मतलब है ये पता चल जाएगा, 3 वॉल्यूम का क्या मतलब है ये पता चल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 वॉल्यूम में क्या आएगा, मतलब 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि 1 वॉल्यूम एग्जैक्टली कितना होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट लगा दे रहे हैं कि भाई 1 वॉल्यूम में कितने लीटर होंगे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। TNP का मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बस इतनी सी बात मेरे को आपको करनी थी, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। सुनो, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस। अब आपको पता है कि जब भी डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किससे? डाई ऑक्सीजन से, यानी कि ये रहा आपका डाई हाइड्रोजन गैस है ऑब्वियसली, और ये रहा आपका डाई ऑक्सीजन। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए वाटर बना दीजिए, वाटर के वेपर्स बन गए मान लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वाटर जो है गैशियस फॉर्म में निकलता है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है वाटर। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर गैस लिख दिया। उसको ठंडा कर लोगे तो लिक्विड बन जाएगा, अलग बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लो। ठीक है, बैलेंस करो। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है तो 2 लगा दिया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 to the 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 2 to the 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, यानी कि 2 वॉल्यूम ऑफ डाईहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, यानी कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ डाईहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। सही, यानी कि एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर, कोई टेम्परेचर प्रेशर जो हमें नहीं पता, उस फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे जब 2 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन होंगे, जहां पे 1 वॉल्यूम का मतलब कुछ भी हो सकता है, जब वो 2 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जब आपको पता है तो उन्होंने आपसे क्या पूछा बताइए? 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन दे दिया है और 5 वॉल्यूम ऑफ क्या दे दिया है? डाई ऑक्सीजन दे दिया। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनो, 10 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन दिया है, यानी कि आप यहां यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। ध्यान से चेक करो, देखो अगर 2 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन को मैं S2 लिख रहा हूं, 2 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाँ भाई देख के बताइए, 2 वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है? इट रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट, एंड गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। देखो इससे अच्छा लैंग्वेज से नहीं, आप सीधा देखो जरा, सिंपल। एक काम करो, इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ना पूरी, ये इसको उठा के देखो उन्होंने क्या बोला आपको? इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस। सुनो,
अगर इस पूरी इक्वेशन को उठा के मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, खुद दिमाग लगाओ, लेफ्ट में भी 5 से और राइट में भी 5 से, तो हो क्या जाएगा, ध्यान से चेक करो। अगर हम इसको उठा के 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है, यहां मत कर देना, 5 2 जा 10, यानी कि अब 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5, और ये ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1, 5 1 जा क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा कौन, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गिव्स 5 2 जा 10, ये लीजिए 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर। बस अब आप चेक कर लो, आंसर आ गया आपका। क्या पूछा था उन्होंने, चेक करिए, उन्होंने पूछा था इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस। आपको दिख रहा है 10 वॉल्यूम्स आपको क्या लेने थे, डाइहाइड्रोजन। जब हमने इस इक्वेशन में उठा के 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो क्या आ गया, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। तो आंसर क्या है यहां पर, आंसर है 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ करके या स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का यूज़ करके हमने बता दिया कितने वॉल्यूम वाटर यहाँ पे हमको मिलेगा। करेक्ट, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, स्टोइकियोमेट्री हमने आपको पढ़ाया हुआ है, तो ये ईजिली हो जाएगा। और 1 वॉल्यूम का मीनिंग जो भी हो उस हिसाब से हम एग्जैक्टली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो 1 वॉल्यूम मतलब कितना लीटर बनेगा आपको ये नहीं बताना था, ठीक है ना, वॉल्यूम के कितने पार्ट्स बनेंगे ये आपको बताना था, ठीक है। अब मतलब समझो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो यही रिएक्शन एसटीपी पे हो रही होती, कितने पे, एट एनी टेम्परेचर प्रेशर लिखा था ना हमने, तो अगर ये हो रही होती किस पे, एट एसटीपी पे, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आप समझ जाते हैं क्या कि 1 वॉल्यूम का मतलब कितना हो जाता है 22.7 लीटर। इसका मतलब आपको हाइड्रोजन कितना लीटर लगता, 10 वॉल्यूम्स, 1 वॉल्यूम में 22.7 लीटर, 10 वॉल्यूम में 10 इंटू 22.7, इतना लीटर हाइड्रोजन 5 इंटू 22.7 लीटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता, तो आपको 10 इंटू 22.7 लीटर क्या मिलता, वाटर वेपर। लेकिन इन्होंने वॉल्यूम्स का कोई यूनिट नहीं पूछा, बस कितने पार्ट वॉल्यूम वाटर वेपर आपको मिलेगा ये पूछा है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर नहीं मेंशन किया है ना, तो बस हमने पार्ट्स में बता दिया कि भाई इसका 10 पार्ट वॉल्यूम होगा, इसका 5 पार्ट वॉल्यूम होगा, तो आपको 10 पार्ट वॉल्यूम वाटर वेपर का मिलेगा। ओके, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नंबर 1.28, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.28, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करिएगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स इन्होंने आपसे पूछा है कि इनमें से किसमें आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 ग्राम AU मतलब गोल्ड दे दिया आपको, ठीक है, 1 ग्राम सोडियम दे दिया, एस का मतलब सॉलिड फॉर्म में 1 ग्राम लिथियम सॉलिड फॉर्म में, 1 ग्राम Cl2, ठीक है, क्लोरीन है, ऑब्वियसली ये क्लोरीन गैशियस फॉर्म में होगा, तो 1 ग्राम क्लोरीन गैस। देखो पहले फील करो, अगर हम आपको 1 ग्राम गोल्ड दे दें तो ये 1 ग्राम गोल्ड का पीस है, पता है गोल्ड क्या है, मेटल है, और मेटल के पीस में जब आप जाओगे ना तो वहाँ मेटेलिक बॉन्डिंग आपको मिलती है, वो आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन मेटल के जब आप पीस में जाओगे तो मेटल के देखिए सब एटम्स होंगे, ऐसे सोच सकते हो, ये सब गोल्ड के एटम है, ये सब गोल्ड के एटम है, ये सब गोल्ड के एटम है। तो गोल्ड की हमने जब बात करी तो 1 ग्राम गोल्ड उन्होंने दे दिया हमको, तो इसमें गोल्ड्स के बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे। करेक्ट, चलो इतना आपने फील किया। अब एक बात बता देता हूँ, गोल्ड का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 197 यूनिफाइड मास। करेक्ट, ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको याद होना चाहिए। सोडियम का होता है 20, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 यूनिफाइड मास, और लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 यूनिफाइड मास, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक मास नहीं बोल रहा हूँ, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास बोलने जा रहा हूँ, सुन लो, यहीं पे आपको पकड़ना है, सुनो मेरी बात ध्यान। अगर आप गोल्ड के बारे में सोचोगे तो ऐसा सोचोगे, सोडियम के बारे में सोचोगे तब भी आप सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा सोचोगे, बहुत छोटा सा पीस जिसका मास कितना है 1 ग्राम। लिथियम के बारे में भी सोचोगे तो एक बहुत छोटा सा पीस होगा जिसका मास कितना, बहुत छोटा सा पीस होगा जिसका मास कितना है 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम आपके पास क्या है, गोल्ड है, AU मतलब गोल्ड, ठीक है ना। 1 ग्राम आपके पास क्या है, सोडियम है, 1 ग्राम आपके पास क्या है, लिथियम है। लेकिन जब आप 1 ग्राम क्लोरीन के बारे में सोचोगे, पता है जब आप 1 ग्राम क्लोरीन के बारे में सोचोगे तो आप थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे। आप एक सिलेंडर बनाओगे छोटा सा, ये देखो,
और आप सोचोगे इसमें जो भी क्लोरीन गैस भरी हुई है, जो क्लोरीन गैस इसमें भरी हुई है, ये जो क्लोरीन गैस है इसमें Cl2 गैस जो है, ये इसका मास तो कितना है, इसका मास कितना है, m का मतलब मास कितना है 1 ग्राम। लेकिन ध्यान दें, पता है यहाँ 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम में अगर आप जाके देखें तो ये सब जो डॉट डॉट लगे हैं ना, ये क्या है, एटम्स हैं। ये क्या है, एटम्स ऑफ गोल्ड है। ये क्या है, एटम ऑफ सोडियम है। ये क्या है, एटम ऑफ लिथियम है। लेकिन इस सिलेंडर में जिसमें क्लोरीन भरा हुआ है, क्लोरीन का कलर ग्रीन, येलोइश ग्रीन होता है, तो इसमें जिसमें क्लोरीन भरा हुआ है, ये सब डॉट्स एटम को नहीं दिखा रहे हैं, ये सब डॉट्स किसको दिखा रहे हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है क्लोरीन का, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। और 1 मॉलिक्यूल में ये देखिए क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल है ना, पता है आपको भाई। देखो सीधी सी बात है, मेटल जो होंगे, मेटल थोड़ी ना मॉलिक्यूल बनाते हैं यार। कभी मेटल को आपने देखा है, मेटल जैसे आयरन एक मेटल है, कभी आयरन का फॉर्मूला आपने Fe के नीचे 2 देखा है, कभी नहीं देखोगे। यानी कि बस Fe लिख दिया जाता है। आयरन का जो एटॉमिक सिंबल है, हम ये कहना चाहते हैं कि आयरन का जो पीस मिलेगा हमको कहीं पे, उस पीस में सब आयरन के ऐसे 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 एटम्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, डाई हाइड्रोजन गैस है, सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि क्लोरीन के केस में ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। और 1 मॉलिक्यूल में ये देखो, क्लोरीन का जो 1 मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी कि देखिए क्लोरीन के 1 एटम को लिखने का तरीका क्या है, Cl, और क्लोरीन का दूसरा एटम है Cl, तो क्लोरीन के 2 एटम से मिलकर क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन में ये क्लोरीन के क्या है, दोनों एटम्स है, ये क्लोरीन के एटम्स है, और ये क्या है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्लोरीन के 2 एटम्स जिम्मेदार हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके, ध्यान रखोगे ये चीज़, ठीक है। तो सुनो, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 यूनिफाइड मास, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। बच्चा क्या करता है, इसमें एटम की संख्या निकालने लगता है, इसमें एटम की संख्या, इसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। उन्होंने आपसे ये थोड़ी ना पूछा है कि हमें ये बताओ कितने एटम्स हैं, ये तो नहीं पूछा है। उन्होंने आपसे ये पूछा है किसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम में कि 1 ग्राम ऑफ लिथियम में कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में, करेक्ट। यानी कि आपको मास दे दिया गया है और आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने किसमें सबसे ज़्यादा होंगे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सुनो सुनो। क्या आप इतना नहीं सोच सकते कि नंबर ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। सुन लीजिए भाई, जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे, नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होंगे उसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे। भाई सही बात तो है, नहीं समझ में आई क्या? सुनो, आप नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लो ना, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स चेक कर लो ना कि 1 ग्राम गोल्ड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हैं, 1 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हैं, 1 ग्राम लिथियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हैं, और 1 ग्राम क्लोरीन गैस में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं एटम्स आपको चेक करना, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, सोचो, आपको पता है ना 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं कि नहीं होते, बताइए। तो भाई जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, सही है ना, इतना तो सबको पता है, ठीक। चलो अब एक काम करो, आप नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालो, आप क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स होंगे उसी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मोल कैसे निकाला जाता है सर, फॉर्मूला आपको पता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड अगर हम निकालें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो पता है ना, नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे करते हैं, नंबर ऑफ मोल इज गिवन बाय व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, याद है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन गोल्ड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गोल्ड। गिवन मास अपॉन गोल्ड कितना है बताइए, 1 ग्राम है, और गोल्ड का मोलर मास क्या करते हैं, गोल्ड का जो एटॉमिक मास है उसका यूनिफाइड वाला यू हटा के क्या लिख दो, ग्राम पर मोल लिख दो बस, ठीक है ना। तो इसका मतलब 197 ग्राम पर मोल, मोल ऊपर चलाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी कि आगे आपके पास कितना 1/197 मोल। तो इतने मोल हैं आपके किसके, गोल्ड के, सही है। अब सेकंड देखिए, आप फटाफट निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर आपको चाहिए सोडियम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, Na का मतलब सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोडियम का कितना है 23, ये लीजिए, इतने मोल आपके पास क्या है भाई, 1 ग्राम सोडियम के करस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लिए, यानी कि 1 ग्राम
सोडियम में कितने मोल होते हैं, सोडियम के इतने मोल होते हैं, ठीक। अब थर्ड वाला देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम निकाल लो कि 1 ग्राम लिथियम में कितने मोल्स लिथियम होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास। लिथियम का कितना होता है 7, इतने मोल 1 ग्राम लिथियम में इतने मोल लिथियम होते हैं, ठीक है ना। अब फोर्थ पार्ट को थोड़ा सा सावधानी से निकालिए। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, फोर्थ पार्ट क्या है, गिवन मास कितना है, ध्यान से चेक करिएगा, बहुत ध्यान से। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम निकाला है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हैं। इतने मोल्स क्या हैं, एटम्स हैं, क्योंकि ये सारे एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, आपको पता है, इनमें से कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, ठीक है ना। ये सारे एटम्स हो गए आपके। लेकिन जब फोर्थ हाफ निकालोगे, जब आप फोर्थ हाफ निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम नहीं निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो, यानी कि कितना आ जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब सुनो मेरी बात, मोलर मास कैसे निकालोगे, 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल का मास ही क्या होगा, मोलर मास। तो क्लोरीन का पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कितना होता है क्लोरीन का, देखो 2 इंटू, भाई क्लोरीन कितने, क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल में क्लोरीन कितने 2 क्लोरीन एटम है ना, क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल में क्लोरीन के 2 एटम है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू Cl का एटॉमिक मास, क्योंकि 2 एटम है ना क्लोरीन के, 2 इंटू 35.5 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा मेरे ख्याल। 2 5 10 कैरी 1 और 2 5 10 कितना हो जाएगा भाई, ये 35 70 71, ये 71 हो गया, 71 यूनिफाइड मास। ओके, तो क्लोरीन का जो आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया वो 71 यूनिफाइड मास हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लोरीन का क्या निकालना है, मोलर मास, तो आपने क्या करना है 71, ओके, और यू को हटा के क्या लगा देंगे ग्राम पर मोल, तो ऊपर भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम कटेगा तो कितना आ जाएगा मोल। ये कई बार मैं आपको करा चुका हूँ डिटेल में। ये अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो इतने मोल क्लोरीन है, ये जो इतने मोल क्लोरीन है 1 ग्राम में, 1 ग्राम जो मास दिया था उसमें 1/71 मोल क्या है क्लोरीन है। लेकिन 1/71 मोल ऑफ क्लोरीन व्हाट, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो जवाब है मॉलिक्यूल्स। 1/71 मोल ऑफ मोल्स एटम नहीं है, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है, ये ध्यान आपको रखना है। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपने मोल्स निकाले, मोल्स भाई मोल्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ना। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हो, या तो आप नंबर ऑफ आयंस निकाल रहे हो, या तो आप नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हो, मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो, सही है ना। तो यहाँ आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाले क्लोरीन के, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, एटम्स ऑफ क्लोरीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल निकाला था, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम निकालने जा रहा हूं, यहाँ Cl2 नहीं लिखा है Cl, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मेरे से कि सर देखिए क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, क्लोरीन के 2 एटम, इसलिए क्लोरीन के इतने सारे जो मोल्स हैं इसको आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। भाई दिमाग लगाओ ना, आपका दिमाग लगाओ यार, क्या कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, जो ये देखिए क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, करेक्ट, इसमें क्लोरीन के 2 एटम होते हैं, ठीक। तो इतना मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है, यानी कि इतने सारे 1/71 मोल्स है ना, मोल्स का मतलब एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 6.022 × 10⁻23, यानी कि इतने सारे क्या हैं मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ऑफ क्लोरीन के, और एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो इतने सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम होंगे, इसको 2 से क्या करोगे आगे मल्टीप्लाई, सही है। और इस एवोगैड्रो नंबर को वापस से हम क्या लिख देंगे, मोल का मतलब 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, यानी कि अगर आप बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, मतलब इतने सारे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन में कितने क्लोरीन के एटम होते हैं, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सा फंडा है यार कि क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो भाई ये जितने भी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन है इसमें कुछ तो संख्या होती होगी ना, जितनी भी होती होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसमें ये सारे, ये जो भी लिखा हुआ है आपके, इसमें कुछ तो मॉलिक्यूल्स होते होंगे। सपोज x मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरीन के, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, x मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मैं यही तो बोल रहा हूँ एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 1 2/71। अब क्या लिखेंगे हम, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ
क्लोरीन। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स भी आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम एटम आपके पास आ गए। अब आपको ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हैं। तो ये चेक करने के लिए आप एक छोटा सा मैथमेटिक्स लगाओगे। मैं आपको बता देता हूँ क्या मैथमेटिक्स लगाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपके पास कहीं न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि मान लो यहाँ 5 लिखा है, यहाँ आपके पास 5 लिखा है, यहाँ 5, 3 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो 5/23 लिख दिया, फिर मैंने 5/197 लिख दिया, फिर मैंने 5/32 लिख दिया। अब बताओ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन, बताओ भाई। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर तो सबके कांस्टेंट हो गए, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका आंसर सबसे बड़ा आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, इनमें से सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 5/23 का, इसका आंसर सबसे बड़ा होगा, यानी कि 5/23 सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। और ये 5/32 आपका 5/197 से ग्रेटर होगा, करेक्ट। 5/32 सबसे बड़ा ये, उससे छोटा 5/32, उससे छोटा 5/197। जाओ 5 को 23 से डिवाइड लगा लो, 5 को 32 से डिवाइड लगा लो। अरे यार तुम्हें नहीं फील आ रहा है, लो सुनो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ लिखा देखो 1/2, ठीक, फिर मैंने लिखा 1/3, फिर मैंने लिखा 1/4। अब आप चेक करो 1/2 कितना होता है बताओ, 0.5, 1/3 कितना होता है 0.33, 1/4 कितना होता है 0.25। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन। जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वही आंसर सबसे बड़ा आता है। चेक करो इन तीनों में इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है ना, तो ये आंसर सबसे बड़ा होगा। ये देखो आ भी रहा है आपके सामने, इसकी वैल्यू 0.5, ये 0.33, ये 0.25, ठीक है। तो अब आपको क्या दिमाग लगाना है, यही दिमाग लगाना है क्या, कि आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स तो निकाल लिए, ठीक है। या तो आप एक काम करो क्या कि भाई इसको आप किस में चेंज कर लो, नंबर ऑफ एटम्स में चेंज कर लो। उसके लिए आपको इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.022 इंटू 10⁻23 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 197 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, बहुत लंबा आ जाएगा। तो उतना गेम ना खेल के हम क्या करते हैं, इन सभी के हम क्या सेम कर लें, इन सभी के हम न्यूमरेटर सेम कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करें, देखो यहाँ पर क्या है 2.71, यहाँ पर क्या है 1/197, यहाँ 1/23, यहाँ यानी कि यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में क्या है 2 है, यहाँ 2 बनाना है न्यूमरेटर में, यहाँ भी 2 बनाना है, यहाँ भी 2। अब मैथ्स में एक चीज़ तो पढ़े होगे कि अगर मान लो यहाँ कहीं 1/23 लिखा है, किसी ने बोला नहीं न्यूमरेटर में 2 बनाओ, तो क्या करते हैं 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिनोमिनेटर में। ऐसा करने से 2 1 2, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 46। इस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, क्यों सर, अरे कटेगा यार, वही तो आ जाएगा। हाँ, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यही काम कर लो यहाँ पर। अब आप देखो जरा क्या, कहाँ पे करें, यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। सुनो, यानी कि 1 ग्राम जो गोल्ड था उसमें आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड एटम है वो कितने आए थे अभी, 1/197। अब आप क्या करो, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, 2 से डिनोमिनेटर में। 2 1 2 अपॉन में 2 7 14 कैरी 1, 2 9 18 + 1 19 कैरी 1, 2 1 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। तो इतने क्या आ गए आपके, इतने आ गए क्या, मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, करेक्ट। इसी तरीके से 1 ग्राम सोडियम आपको दिया था, तो उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकाले थे, कितने आए थे 1/23। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर, 2 से नीचे, 2 1 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 46, ठीक है ना। क्या, मोल्स ऑफ मोल एटम्स, इतने मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना। नेक्स्ट है 1 ग्राम लिथियम में जो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम आए थे वो कितने आए थे, 1/7 आए थे। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 1 2 2 7 14, तो 2/14 क्या, मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ व्हाट, ऑफ लिथियम, करेक्ट। नाउ 4 तो आप निकाल के ही बैठे हुए हो क्या, कि जो 1 ग्राम आपको क्लोरीन गैस दी थी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हैं, 2/71 क्या, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स, करेक्ट। अब देखो एक तरीके से सबके मोल्स ऑफ एटम्स आपने निकाल लिए, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम किस में होंगे, जो आंसर सबसे बड़ा होगा। कौन सा आंसर सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। क्यों सर, क्योंकि सबके न्यूमरेटर मैंने सेम कर दिए, सबके न्यूमरेटर मैंने क्या कर दिए, सेम। तो सबका सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, जाके चेक करो। तो जवाब है ये देखिए लिथियम में।
लिथियम में डिनोमिनेटर सबसे छोटा है 14, तो आप कैलकुलेटर चेक करोगे तो इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा। हाँ, तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर करने जा रहे हैं। क्या रीजन क्या है? रीजन क्या है? सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन लिथियम इज हाईएस्ट, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ एटम इन लिथियम इज हाईएस्ट। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम इज लार्जेस्ट। बस खत्म हो गई कहानी, क्या दिक्कत है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फटाफट हैंडल कर सकते हो, ठीक है। जब आपकी आदत पड़ जाएगी आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स ऑफ एटम होंगे उसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। एटम की संख्या निकालनी ही नहीं पड़ी, वरना तुम एटम की संख्या कहाँ निकालोगे यार? सोचो, इसको सब अभी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। जो आंसर पूछा है वो हमने फटाफट बता दिया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम इज लार्जेस्ट, ओके। यानी कि 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज़्यादा एटम होंगे। कर लीजिए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.33 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ऑर्गन की बात कर रहा है, हीलियम की बात कर रहा है और फिर से हीलियम की बात कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ऑर्गन और हीलियम ना इनर्ट गैसेस होती हैं। मतलब समझो, आप ये मत समझना जैसे हाइड्रोजन गैस होता है ना, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स केमिकली कंबाइन होकर हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन ऐसा ऑर्गन, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ग्रुप नंबर 18 की जो गैसेस है उसमें ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन का सिलेंडर दें हम, तो ये हाइड्रोजन के ये सब डॉट 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 से ये सब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। ये H2 है, ये H2 है, ये H2 है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आपको ऑर्गन दें, करेक्ट, तो ऑर्गन अगर इस सिलेंडर में भरा हुआ है तो ये सब ऑर्गन के मॉलिक्यूल नहीं होंगे, ये सब ऑर्गन के क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्गन केमिकली आपस में कंबाइन ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ऑर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबल गैस है, तो कहीं पे भी आपको ऐसा Ar2 मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर इस ऑर्गन की जगह अगर सिलेंडर में हीलियम गैस है, करेक्ट, ये देखिए, अगर इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है तो हीलियम गैस भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। हीलियम प्लस हीलियम गिव्स He2, यानी कि हीलियम का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, हीलियम अपने एटॉमिक फॉर्म में ही रहेगा, He फॉर्म में। यानी कि ये भी हीलियम का क्या है? एटम है। ये भी हीलियम का एटम है, ये भी हीलियम का एटम है, करेक्ट। तो ये चीज़ थोड़ा सा फील कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, 52 मोल्स ऑफ ऑर्गन, करेक्ट। तो 52 मोल्स ऑफ ऑर्गन, अब बहुत इजी, 1 मोल ऑर्गन में 1 मोल ऑर्गन गैस अगर हमने आपको दे दी तो 1 मोल में ऑर्गन के कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 1 मोल ऑफ ऑर्गन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं ऑर्गन के, करेक्ट। तो बहुत इजी, 1 मोल में अगर इतने एटम होते हैं तो 52 मोल्स में कितने होंगे? 52 से लेफ्ट में राइट में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 52 मोल्स ऑफ ऑर्गन में ऑर्गन के कितने एटम होंगे? इसको 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये? 6.022 इंटू 52 करिए, कितना हो जाएगा? 2 to the 4, 2 to the 4, 2 0 the 0, 2 6 the 12, फिर इंटू 5 2 the 10, कैरी 1, 5 2 the 10 प्लस 1 11, कैरी 1, 5 0 the 0 प्लस 1 1, 5 6 the 30। ये लीजिए 4 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, ये 1 और 3 और डेसिमल 1 2 3 प्लेस पे, ये देखिए ऐसा आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो आ गया आपके पास 313.144 इंटू 10 टू द पावर 23। अब साइंटिफिक नोटेशन में करोगे तो ये डेसिमल कहाँ पे लेके आओगे? 2 प्लेस लेफ्ट में है, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होता है। तो 3.13144 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल लेफ्ट में लाएं 1 2, तो यहाँ पे 2 प्लेस लेफ्ट में लाएं तो 2 पावर में ऐड कर देंगे 25। तो इतने आइटम्स आपके होंगे। राउंड ऑफ करना हो तो कर लो, क्या हो जाएगा? डेसिमल के 2 प्लेसेस तक कर लो। यहाँ 4 है तो इसके आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ 4 इसके आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे ना। याद है ना आपको कैसे राउंड ऑफ करते हैं? देखिए 3 कितना है? 3.13144 को राउंड ऑफ करो, पहले 4 हटाओगे, 5 से लेस है, आगे कुछ नहीं करेंगे तो 3.1314, फिर 4 है, 5 से लेस है, आगे कुछ नहीं करेंगे, यानी कि 3.13, फिर 1 है जो 5 से लेस है, फिर कुछ नहीं करेंगे, 3.13। तो कितना आ गया? 3.13 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स, ठीक है ना। तो पार्ट 1 का जो आंसर है 3.13 इंटू 10 टू द पावर 25 एटम्स होंगे, इतने 52 मोल्स ऑफ ऑर्गन में एटम्स होंगे ऑर्गन के। नाउ 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम, ठीक है ना। अब देखो जरा 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम, इसके लिए आपको हीलियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है 4U होता है। कितना होता है? 4 यूनिफाइड मास, ठीक है, जो कि ये बताता है कि हीलियम का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से 4 टाइम्स क्या हैवी है। ये इसका मतलब होता है, सब कुछ पढ़ा है आपको। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से समझो, देखो बात समझो। देखो
देखो 4 यूनिफाइड मास का क्या मतलब होता है? 4 यूनिफाइड मास का ये मतलब है कि भाई एक एटम का मास दिया हुआ है ना? चेक करिए, मास ऑफ वन हीलियम एटम, मास ऑफ वन हीलियम एटम इज इक्वल्स टू 4 यूनिफाइड मास, या फिर हम इसको अदर वे राउंड बोल सकते हैं कि 4 यूनिफाइड मास जो है वो करस्पॉन्ड है किसके? 1 हीलियम एटम के, मतलब 1 हीलियम एटम का जो मास है वो 4 यूनिफाइड मास है। ठीक है, तो 4 यूनिफाइड मास है किसका? 1 हीलियम एटम का। तो 1 यूनिफाइड मास कितने हीलियम एटम का होगा? 1/4 हीलियम एटम का। नहीं समझ में आई बात? 4 यूनिफाइड मास अगर है कितने हीलियम एटम का मास? 1। 4 यूनिफाइड मास है अगर 1 हीलियम एटम का, तो 1 यूनिफाइड मास कितने हीलियम एटम का होगा? सोचो भाई, यूनिटरी मेथड लगाओ, 4 से इधर डिवाइड कर दोगे, तो जब 1 यूनिफाइड मास में आपके पास पता चल गया 1/4 हीलियम एटम्स होते हैं। ठीक है, बच्चे बोलेंगे तो फ्रैक्शन में आ गया। हाँ यार, यूनिटरी मेथड में है, आ गया तो क्या हो गया बताओ, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। 1 यूनिफाइड मास में अगर 1/4 हीलियम एटम्स होते हैं तो 52 यूनिफाइड मास में कितने हीलियम एटम होंगे? 52 से लेफ्ट में, 52 से राइट में मल्टीप्लाई कर दो, तो 52 यूनिफाइड मास में आपके पास 52 × 1/4 हीलियम एटम्स होंगे कि नहीं होंगे बताइए? बस सॉल्व कर लीजिए, 4 1 = 4, ये कितना देगा? 13 13 × 1 13 हीलियम एटम्स, 13 हीलियम एटम्स। नेक्स्ट है 52 ग्राम में, 52 ग्राम हीलियम दे दिया उन्होंने, आपको बताना है कितने एटम्स हैं हीलियम के। ठीक है ना, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आपको निकालना है एटम्स, लेकिन एटम्स कैसे निकालोगे? तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। एटम नहीं निकाल पा रहे हो ना, आप क्या निकाल लो? नंबर ऑफ पहले मोल्स निकाल लो। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन हीलियम और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, तो अब आप ध्यान से चेक करो, यहाँ से जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ हीलियम कितना दिया है ग्राम में? 52, मास ऑफ हीलियम इन ग्राम। ठीक है ना, इन ग्राम 52 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हीलियम का कितना होता है? हीलियम का मोलर मास कैसे निकालोगे? सोचो, 1 मोल का मास कैसे निकालोगे? बताया था आपको, हीलियम के 1 एटम का जो मास होता है उसी में यू को हटा के क्या लगा दो? ग्राम पर मोल, बस। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 4 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटा, मोल चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया? 13 मोल। अब सुनो, ये 13 मोल तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम आया है। ठीक है ना, यानी कि कितने हीलियम के मोल हैं? एक तरीके से 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हैं हीलियम के? 13 मोल है। ये आंसर मत लिख देना, हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 1 मोल में कितने इतने एटम्स होते हैं। तो हीलियम के आपको मोल पता चल गए, तो 13 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे हीलियम के? इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देने के 13 × 6.022 × 10⁻23, करेक्ट? 6.022 × 10⁻23। तो आपको क्या करना है, यहाँ 6.022 को आपको 13 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 2 = 6, 3 2 = 6, 3 0 = 0, 3 6 = 18, 1 2 = 2, 1 2 = 2, 1 0 = 0, 1 6 = 6, 6 6 + 2 8, यहाँ 2 8 + 0 8, 6 + 1 7, और यहाँ आ गया कितना? 78.286। ओके, तो ये आ गया आपके पास कितना? 78.286 × 10⁻23। थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में करो, ये डेसिमल इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 7.8286 × 10⁻23 क्या? एटम्स। ठीक है, थोड़ा राउंड ऑफ वगैरह करो इसको, किसको? 7 पॉइंट कितना है? 8286। ठीक है, राउंड ऑफ करना शुरू करो डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो 6 है तो आगे 1 ऐड कर दोगे, यानी कि 7.82, 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 है, 5 से बड़ा है तो आगे एक ऐड कर दोगे, यानी कि 7.8 कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ 3 है तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 7.8 हो गया ये। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास? 7.8 × 10⁻23 एटम्स हो गए किसके? हीलियम के। कितने ग्राम में? 52 ग्राम में। पहले मोल निकाला, मोल से हमने एटम्स निकाल लिए, यानी कितना हो गए? 7.8 × 10⁻23 एटम्स। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे किया था। नाउ स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट के कुछ और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ठीक है, वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।